जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 1 को, भाग 2 को, भाग 3 और भाग 4 को पूरी तरह से कवर कर लिया है, पूरी तरह से पढ़ लिया है। उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोगों का जो स्टार्ट होगा वो है भाग 5, ठीक है। भाग 5, ठीक है। तो देखिए, जो हम लोगों ने भाग 1, 2, 3, 4 पढ़ा है वो देखिए बेसिकली क्या था। भाग 1 में क्या था? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या था? नागरिकता से रिलेटेड था। भाग 3 में क्या था? हम लोगों का मौलिक अधिकार था। भाग 4 में क्या था? राज्यों का अधिकार था, राज्यों का कर्तव्य था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व था। और भाग 4 का क्या था? मूल कर्तव्य था, जो नागरिकों के लिए था। तो वो सब जो हम लोगों का अधिकार है। लेकिन जो अब हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं बताता हूँ बहुत ही आपको मजा भी आएगा ये सब पढ़ने में। और बहुत ही जरूरी है जानना कि हम लोगों के राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सब लोगों का कार्यकाल कैसा है, ये क्या ऐसे बनते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, ये सब जो कुछ भी टोटल ऑल टू ऑल ये अब आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए बेसिकली दोस्तों, वीडियो बड़ा होने की वजह से मैं पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद अच्छे से मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा, ठीक है। इस तरह वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा था, इसलिए दिक्कत थोड़ी आने लगी, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं भाग 5। भाग 5 का नाम क्या है? संघ, ठीक है। संघ यानी कि पूरा हम लोग भारत क्या है? एक संघ राष्ट्र है, ठीक है। तो इस संघ के बारे में लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 5। भाग 5 का क्या नाम है? संघ, ठीक है। इसको संघ को क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं, ठीक है। भाग 5 का क्या नाम है? संघ। संघ को यूनियन। अब इसे देखिए, अनुच्छेद ये बहुत बड़ा है, देखिए इसको अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में रखा गया है, ठीक है। 52 से 151 के बीच में रखा गया है। किसको? संघ को। तो संघ में देखिए सबसे पहला जो है, सब संघ में जो लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं वो क्या है? राष्ट्रपति जी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को बेसिकली हम लोगों ने 52 से 61 के बीच में रखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 52 से 61 के बीच में किसको रखा गया है? राष्ट्रपति जी को रखा गया है। तो आइए हम लोग राष्ट्रपति जी के बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद राष्ट्रपति मतलब हमारे देश के प्रेसिडेंट, ठीक है। अनुच्छेद 52 से 61 के बीच में इनको रखा गया, ठीक है। तो आइए हम लोग अनुच्छेद 52 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 52, ठीक है। अनुच्छेद 52 में क्या कहता है? अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड है, ठीक है। दोस्तों, जब राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा ना तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक की मदद से आप लोग बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएगा, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अनुच्छेद 52, देखिए अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद, ठीक है। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। तो देखिए पद क्या है इनका, अब पद के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए पद में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद औपचारिक होता है, ठीक है। औपचारिक, राष्ट्रपति का पद क्या होता है? औपचारिक। औपचारिक का मतलब समझते हैं क्या होता है? औपचारिक का मतलब होता है एक नाम मात्र का, ठीक है। एक नाम मात्र, बस उनको बस दिखा दीजिए कि ठीक है भैया यही है। उनका बेसिकली वास्तविक कोई शक्ति नहीं है, इनका एक नाम मात्र के राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। तो यही बताया गया है कि राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक है। औपचारिक, हालांकि भाई कोई भी काम करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इनका कोई वास्तविक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति का पद क्या होता है? ब्रिटेन से लाया गया था, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में पहले क्या थी? एक महारानी थी। महारानी का भी कर्तव्य सेम राष्ट्रपति एक जैसा ही था, ठीक है। वहां पे महारानी होती थी, महारानी का पद एकदम राष्ट्रपति के जैसा ही था, वो भी एक औपचारिक प्रमुख थी, ठीक है। तो वहीं से इसको ब्रिटेन से ही लाया गया था राष्ट्रपति के पद को, ठीक है। तो हमारा अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद है, जो कि राष्ट्रपति का पद ये कहता है कि ये बेसिकली औपचारिक प्रमुख होता है। और इनको कहाँ से लाया गया था? तो ब्रिटेन के संविधान से लाया गया था, ठीक है। ब्रिटेन की महारानी जो वहां पे थी, तो ब्रिटेन से लाया गया था किसको? राष्ट्रपति के पद को। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद, ठीक है। समझ में आया? ये है। अब देखते हैं अनुच्छेद 53, ठीक है। अनुच्छेद 53 देखिए क्या कहता है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, ठीक है। देखिए कार्यपालिका क्या होता है? देखिए हम लोगों के जो शासन है, जो हम लोगों का राष्ट्रपति क्या है, 3 तरह का जो हम लोगों का है वो 3 तरह से होता है। देखिए एक क्या होता है? एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो वो होता है जिसमें कोई भी संसद में कोई बिल आता है तो विधायिका उसको बनाती है, ठीक है। विधायिका का मतलब क्या है? संसद, ठीक है। विधायिका का एक सिंपल भाषा में जानिए, विधायिका का मतलब क्या होता है? संसद, ठीक है। तो विधायिका में वो कानून को बनाती है, ठीक है। कौन बनाता है? विधायिका।
और कार्यपालिका क्या होता है, तो कार्यपालिका में जो वो सब कानून होता है उसको लागू करवाया जाता है, ठीक है, लागू करवाया जाता है। किसको, कौन करवाता है, कार्यपालिका, ठीक है। तो और न्यायपालिका तो आप जानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और विधायिका कोई ऐसा काम कर रहा है जो मूल अधिकार को कोई दिक्कत हो रहा है तो न्यायपालिका तो भैया ही है उसको रक्षा करने के लिए। तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, ठीक है। औपचारिक, देखिए समझ गए ना, औपचारिक का मतलब वही नाम मात्र का, ठीक है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, नाम मात्र का ही होता है, उसमें कोई वो नहीं है। अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे, ठीक है, हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। देखिए कोई भी बिल पारित होता है तो लोकसभा में पहले पारित होता है, वहां से जब पास हो जाता है तो फिर राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा में पास होने के बाद कहाँ जाता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति साहब उस पर जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बनता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति साहब उस पर सिग्नेचर करेंगे, तो हालांकि वो सिग्नेचर करेंगे, 100% क्लियर है कि वो करेंगे, उसके लिए बाध्य ही रहते हैं, हर एक केस में नहीं बाध्य होते हैं लेकिन बाध्य ही होते हैं, समझिए। तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बनता है, मतलब कि ये हस्ताक्षर करने के बाद इनका कोई भी कार्य किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। मतलब कि नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है वो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, वही लागू करवाते हैं, वही जो कहेंगे वही सब होगा, ठीक है। और राष्ट्रपति साहब तो बस एक औपचारिक प्रधान होते हैं, ठीक है। औपचारिक मतलब एक नाम मात्र के, समझ में आ गया। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड है, और अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री। औपचारिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 54। अब देखिए अनुच्छेद 54 थोड़ा बहुत ही बड़ा है। अनुच्छेद 54 में क्या बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया कैसा होता है, उनके कौन कौन से लोग वोट देते हैं, कहाँ कहाँ से लोग वोट देते हैं, और कैसे उनका वोट मतलब उनका चुनाव कैसे होता है, ठीक है। ये बेसिकली इन चीज के बारे में हम लोग अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो आइए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। देखिए क्या है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से जैसे प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद वगैरह का जो चुनाव होता है, जो सभी लोग बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एक औपचारिक रूप से, एक गुप्त रूप से होता है, ठीक है, एक गुप्त रूप से होता है। लेकिन इसमें दो कंडीशन है, ऐसे नहीं होता है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें बोला गया है ना, एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति। तो पहले हम लोग देखते हैं अनुपातिक पद्धति क्या होता है, ठीक है। देखिए अनुपातिक पद्धति में देखिए क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। अनुपातिक पद्धति वो होता है, देखिए जैसे क्या है कि 3 लोग उम्मीदवार हैं, 3 लोग उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। 3 लोग उम्मीदवार है, और हमें मान के चलिए आप लोगों को वोट उनको देना है, ठीक है, वोट देना है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि वोट देना है, तो हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, हम ऐसे जाएंगे और डायरेक्ट किसी को वोट नहीं दे देंगे कि जैसे हम लोग किसी को देना है, जैसे भाजपा कोई अगर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जाके कमल के फूल पर दबा दिए, या फिर हाथी पे दबा दिए, कुछ भी दबा दे रहे हैं, या तो हाथ पर पंजा पे दबा दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। देखिए सबसे पहले कोई भी हो, आप 3 उम्मीदवार रहेंगे, आपको किसी में को वोट देना है, तो आप जाएंगे तो एक लोग को नहीं देंगे। जैसे आप वहां पे बताएंगे, क्या बताएंगे कि देखिए जो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ठीक है। जो फर्स्ट कैंडिडेट है, सेकेंड कैंडिडेट है और थर्ड कैंडिडेट है, तो आप जाएंगे, तीनों में से जो आपको पसंद आएगा उनको आप एक वोट देंगे। मतलब ऐसे करेंगे कि उनको हम देते हैं 50%, दूसरे वाले को हम देते हैं 40%, और तीसरे वाले को देते हैं हम लोग 70%, ठीक है। ऐसे अनुपातिक पद्धति में होता है, ठीक है। कोई दूसरा भी आएगा तो वो भी ऐसे ही करेगा, पहले को देगा 30%, दूसरे अगर उनके अच्छा है तो 70%, और तीसरा देगा उनको 40%, ऐसे होता है, ठीक है। तीसरा कोई आता है तो पहले कैंडिडेट को 80%, 90%, 30%, ऐसे में तीनों को आपको देना पड़ेगा कि ये किस लायक है, ठीक है। वो 30% के लायक है तो इनको 30% दीजिए, वो 50% के लायक है तो 50% दीजिए। तो मतलब ऐसे तीनों लोग को आपको देना होगा कि ये इनके लायक है, ठीक है। तो ये होता है अनुपातिक पद्धति। आप डायरेक्ट किसी को नहीं देकर चले आएंगे, 2 लोग को छोड़कर 1 लोग को देकर चले आए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ऐसे देना है आप लोगों को, सबको देना है। अब उनकी जो आपको ज़्यादा पसंद करता है वो 70% दे दीजिए, अब जो नहीं पसंद है 30% दे दीजिए, 20% दे दीजिए। तो ऐसे सबको देना होता है आपको, ठीक है। तो ये अनुपातिक पद्धति। इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है।
ठीक है, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में देखिए, एग्जाम्पल में से क्या है, एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पे समझिए, एग्जाम्पल में देखिए ये क्या है, राष्ट्रपति के लिए 1 2 3 उम्मीदवार, ठीक है, 1 2 3 उम्मीदवार, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति के लिए क्या है, 1 उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार। हमको मान लिया वोट देने जाना है, तो हम गए पहले वाले को 40%, ठीक है, 40%, दूसरे को 30% और तीसरे को भी 30%, ठीक है। ऐसे पहले को हम लोग कितना दिए, 40% दिए, दूसरे को कितना दिए, 30% दिए, और तीसरे को भी 30% दिए। फिर कोई दूसरा गया, इनको दे दिया 20%, इनको दे दिया 50% और इनको दे दिया 30%। मतलब ऐसे इनका चुनाव होता है, ठीक है, ऐसे इनको वोट दिया जाता है, समझ गए। तो ऐसे इनको वोट दिया जाता है, ठीक है, ऐसे इनको वोट दिया जाता है। किसको, राष्ट्रपति साहब को, मतलब आनुपातिक पद्धति के द्वारा, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या है, एकल संक्रमणीय। अब एकल संक्रमणीय क्या होता है भैया, एकल संक्रमणीय क्या होता है, तो एकल संक्रमणीय वो होता है कि देखिए जब हम लोग का जो ये चुनाव वगैरह जब संपन्न हो जाएगा तो उसमें काउंट किया जाएगा, ठीक है, उसमें काउंट किया जाएगा कि कौन किसको भाई ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, किसको ज्यादा मिल रहा है। तो इसमें यही बताया गया है कि इसके द्वारा सबसे कम मत पाए उम्मीदवार, जितना सबको अगर मतलब तीनों में से अगर कि जिसको बहुत कम वोट मिला होगा, परसेंटेज, जिसको बहुत कम परसेंटेज मिला होगा, ठीक है, जिसको क्या बोला इसमें, मत पाए उम्मीदवार के वोट को लेकर अधिक वोट पाए उम्मीदवारों को मिला दिया जाता है, ठीक है। जैसे किसी को 20% 80% पाया, मतलब कोई देखिए कोई 50% पाया है, एक 30% पाया है, 20% पाया है, तो जो तीसरा वाला 20% है ना उसको दे दिया जाएगा, बांट लो भाई अपने में। फिर दूसरा हुआ, फिर दूसरे वाले को दे दिया जाएगा, मतलब ऐसे जो कम पाया गया है ना उसको जो ज्यादा वाला रहेगा उसको दे दिया जाएगा, उसमें मिला दिया जाएगा, ठीक है। तो वही इसमें बोला गया है, इसके द्वारा सबसे कम मत पाए उम्मीदवार के वोट को लेकर अधिक वोट पाए उम्मीदवार के वोट में जोड़ दिया जाता है, समझ गए, अधिक वोट पाए उम्मीदवार के वोट को जोड़ दिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति का ऐसे चुनाव होता है, समझ में आ गया। पहले क्या, अनुपातिक पद्धति का मतलब समझ रहे, अनुपातिक पद्धति का मतलब क्या है कि तीनों उम्मीदवार को आप 1 by 1 जाएंगे, आप उनको 20% 30% जो भी है 100% में से तीनों लोग को अपना दे देंगे। फिर जब सबका काउंट हो जाएगा तो सब में देखा जाएगा कोई 50% पाया है, कोई 30%, कोई 20%, तो 20% वाला जो सबसे थर्ड रहेगा उसका 20% लेके इन दोनों लोगों को दे दिया जाएगा। फिर अब 2 लोगों में देखा जाएगा कौन कम है, फिर जो सबसे कम में पाया गया है उनका वोट उठाकर पहले वाले को दे दिया जाएगा। तो ऐसे इनका निर्वाचन होता है, समझ गए। अब देखते हैं कि देखिए निर्वाचन तो हो गया भैया, ठीक है, ऐसे निर्वाचन होता है, समझ गए। लेकिन निर्वाचन में इनको कौन कौन लोग वोट देते हैं, सभी लोग तो वोट देते नहीं। अभी देखते एग्जाम्पल में देखते हैं कि कहा जाता है कि राष्ट्रपति को 8 लाख 10 लाख 7 लाख ऐसे वोट डाला गया है। तो भैया कैसे हम लोग को पता तो चले कि कौन वोट इनको दे रहा है, तो बहुत ध्यान से देखिए इनको कौन कौन वोट देता है। तो सबसे पहले इनको देखिए लोकसभा के जितने सांसद होते हैं, ठीक है, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और विधानसभा के जो विधायक होते हैं वो लोग देते हैं, ठीक है, के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ठीक है। लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और विधानसभा के विधायक वो लोग क्या होते हैं, इसमें प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है, ये तो मान लीजिए राज्य से हो गए। अब देखिए यूनियन टेरिटरी के भी लोग भी तो भाग देंगे। लेकिन देखिए सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि यूनियन टेरिटरी को क्यों बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी को क्यों बनाया गया, इनको भी राज्य दे देना चाहिए ना, यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया। देखिए यूनियन टेरिटरी को इसलिए बनाया गया था क्योंकि हम लोगों का जो भारत है, भारत के बगल में देखिए अंडमान निकोबार समुद्र के बीच में उधर है, लक्षद्वीप उधर है, पौंडीचेरी उधर है। तो देखिए क्या होता है ना कि अगर देखिए अंडमान निकोबार अगर राज्य बना दिया जाएगा तो वो तो भाई भारत से बहुत दूर है। अगर वो चाहे तो किसी दूसरे को से मिल भी सकता है ना, मिल भी सकता है, कोई दंगा करवा सकता है, कोई आतंकवाद फैला सकता है। और भाई भारत उतना दूर है, ये इतना दूर है, कोई दिक्कत होगा, ज़्यादा कोई नहीं हो पाएगा। इसलिए दूरी की वजह से, ठीक है, दूरी की वजह से बोला गया कि नहीं भाई ये तो इतना दूर है, वहाँ का शासन किसके अंडर में रहेगा, तो राष्ट्रपति के अंडर में रहेगा, मतलब केंद्र सरकार के अधीन रहेगा, ठीक है। इसलिए उनको बनाया गया था। लेकिन वहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम थी। अब अंडमान निकोबार में कौन जाकर रहेगा, अंडमान निकोबार जनसंख्या कम थी इसलिए बनाया गया था। लेकिन जो भी केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा थी,
ठीक है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा थी वहां पे विधानसभा बना दिया गया है। क्योंकि भाई गवर्नमेंट क्या क्या करे, गवर्नमेंट 28 राज्य को तो झेल ही रही है, अब केंद्र शासित प्रदेश है उनको भी झेलेगी तो थोड़ा दिक्कत आने लगा। तो गवर्नमेंट ने कहा चल भाई ठीक है, जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या हो रही है, जिस केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादा जनसंख्या हो रही है वहां पे आप विधानसभा दीजिए, मतलब कि वहां पे भी आप लोग मुख्यमंत्री अपना चुन लीजिए। ठीक है, वहां पे विधान परिषद नहीं, केवल विधानसभा दे दीजिए। विधानसभा अब जैसे राज्य का चुनाव होता है वैसे उसमें भी चुनाव करिए, सब में नहीं, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है। जिसकी जनसंख्या ज्यादा मतलब दिल्ली देखिए, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पौंडीचेरी हो गया, इसमें विधानसभा दिया गया है कि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए। ठीक है, तो जहां जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा रहेगी वहां के लोग, वहां के प्रतिनिधि भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिल्ली हुआ, पौंडीचेरी हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ। दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ के तीनों केंद्र शासित प्रदेश के जो सांसद रहेंगे, विधायक रहेंगे, वो भी क्या करेंगे, भाग लेंगे राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर के लोग मतलब ये के विधायक जो होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं ले सकता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए, राज्यसभा की 12 सदस्य, राष्ट्रपति साहब को अधिकार है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकती है। तो जो 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत किए हैं वो 12 लोग उनको वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो तो भाई वही लोग रखे हैं, तो बेसिकली उन्हीं को वोट देंगे, इसलिए कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को वोट नहीं देंगे। फिर क्या है, लोकसभा में भी एक अधिकार है कि लोकसभा में आप 2 एंग्लो इंडियन उसमें रखा गया। ठीक है, राष्ट्रपति ही रखते हैं उनको भी, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं पता है? एंग्लो इंडियन में क्या होता है कि जो अंग्रेज जो हमारे देश को, भारत को छोड़कर चले गए, तो कुछ अंग्रेज यहाँ पे शादी वगैरह भी कर लिए थे। तो जो अंग्रेज पुरुष और हमारे देश की महिला में शादी जब हो गया था तो उनके लड़के जब पैदा हुए तो उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो भाई जब वहां पे भी बहुत ज्यादा लोग थोड़ा एंग्लो इंडियन हो गए, भाई 2-4-10 लोग शादी कर लिए, लड़का उनका हो गया, तो उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के रखने का अधिकार है। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन, तो उसको भी राष्ट्रपति ही रखते हैं। तो 12 राज्यसभा के 12 सदस्य को और लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन, और विधान परिषद तो पहले ही विधानसभा के केवल विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन के लोग भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। ठीक है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। ठीक, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर के लोग के सांसद, विधायक, जो सब लोग जितना भी सांसद विधायक हैं वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, लोकसभा के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 एनडीओ इंग्लैंड, और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं कि एक एमएलए का वोट कितना होता है। एक एमएलए का वोट कितना होता है और एक एमपी मतलब विधायक, एमएलए मतलब विधायक, एमपी मतलब सांसद। एक एमएलए का वोट कितना होता है और एक सांसद का वोट कितना होता है? देखिए, एक एमएलए मतलब एक विधायक का वोट क्या होता है? एक एमएलए मतलब उस राज्य की जनसंख्या, ठीक है, उस राज्य की जनसंख्या। जैसे मान के चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश ले रहे हैं, तो एक उत्तर प्रदेश के एमएलए का वोट कितना होगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 24 करोड़। उसके बाद उस राज्य के एमएलए मतलब उस राज्य का सीट मान लीजिए, चाहे एमएलए मान लीजिए, जितना ही सीट 403 सीट है तो 403 विधायक मान लीजिए, तो उस राज्य की जनसंख्या जितना विधायक है उस राज्य के, और इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 का। ठीक है, तो एक एमएलए बराबर उस राज्य की जनसंख्या अपान राज्य के विधायक जो होते हैं, राज्य का एमएलए, और इंटू मल्टीप्लाई 100। ठीक है, एक एमएलए का वोट ये हो गया। उस राज्य की जनसंख्या अपान उस राज्य की जनसंख्या अपान एमएलए, उस राज्य का एमएलए, मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, ये आ गया एक एमएलए का वोट। अब देखते हैं एक एमपी का वोट कितना होता है, मतलब एक सांसद का वोट क्या होता है। देखिए, सांसद का वोट देखिए तभी गिना पाएगा जब आप एमएलए का वोट आपको पता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुल एमएलए का वोट, जितना कुल एमएलए का वोट रहेगा, ठीक है, कुल एमएलए का वोट अपान कुल एमपी मतलब क्या? कुल एमपी मतलब लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद। ठीक है, कुल एमएलए का वोट अपान कुल एमपी, लोकसभा सांसद, इक्वल टू 1 एमपी का वोट। ठीक है, फिर से देखिए, एक एमएलए का वोट बराबर क्या होगा? उस राज्य की जनसंख्या अपान राज्य का एमएलए मल्टीप्लाई 1000। और एक एमपी का वोट कितना होता है? उस राज्य के एमएलए का जनसंख्या, उस राज्य के एमएलए का वोट अपान कुल एमपी मतलब लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है,
तो ये आज हम लोग इतना ही देखेंगे, इसको अच्छे से आप लोग देखिए, ठीक है। भाग 5 में क्या अनुच्छेद राष्ट्रपति को हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला क्या है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 पढ़ लिए, 53 पढ़ लिए, 54 पढ़ लिए। 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अनुपातिक पद्धति क्या है, एकल समकक्षीय क्या है, कौन कौन से लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं, कौन कौन से लोग भाग नहीं लेते हैं, एक एमएलए का वोट कितना होता है, एक एमपी का वोट कितना होता है, ये सब आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं और अच्छे तरह से बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन मुझे आशा है कि समझ में आ गया है, क्योंकि बहुत देखिए मैं बहुत सिंपल भाषा का प्रयोग करता हूँ, इसलिए आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आज हम लोग इतना तक ही देखते हैं, उसके बाद कल हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए, और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।